नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी विद अंजलि में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज आपका होने वाला है हिंदी का बेहतरीन मॉक। ये मॉक आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं और उसमें हिंदी आती है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के कराए जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से मन लगाकर इन सारे क्वेश्चन को किया करिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। इसमें आपको रेखांकित खंड दिया है। इसमें ये बोला है कि इसको प्रतिस्थापित करके आपको सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है और अगर इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको उस ऑप्शन को चूज़ करना है जिसमें ये लिखा है कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका? वाक्य देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे रेखांकित कहाँ पे है? देख लेंगे। ये मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो ये मैं आपका के स्थान पर सबसे उपयुक्त क्या आएगा? देखिए, ऑप्शन है आपके मैं आपकी, ऑप्शन 2 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन 3 मैं आपके, ऑप्शन 4 मैं आपसे। चलिए, आंसर देंगे आप लोग अपना फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए, देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले देखिए आपको क्या वाक्य दिया है। वाक्य क्या है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे जो मैं शब्द है, ये तो ठीक है। सर्वनाम जो आपका यूज़ हुआ है यहाँ पे मैं, उसके आगे क्या लिखा है? आपका। तो यहाँ पे आपको रेखांकित खंड दिया है, ठीक है? इसी को आपको प्रतिस्थापित करना है। आगे क्या लिखा है? दर्शन करने आया हूँ। देखिए, दर्शन शब्द जो है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ये ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम मैं आपका को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे आएगा मैं आपके क्या दर्शन करने आया हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए लिखा है ना, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। पहली बात तो आपको वह खंड देखना है कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और उसके बाद आपको ये देखना है कि कोई त्रुटि है तो वो भी आपको बताना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चयन करना है। वाक्य पढ़ेंगे। पहले खंड में क्या लिखा है? प्रधानाचार्य ने, दूसरे खंड में हिंदी अध्यापक, तीसरे में को बुलाए, फोर में कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। आंसर क्या है? क्वेश्चन पहले बात तो पढ़ेंगे। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए नहीं होगा। हिंदी अध्यापक को क्या किया? बुलाया। यहाँ पे एक ही अध्यापक की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे अध्यापकों की बात नहीं हो रही है कि सारे अध्यापकों को बुलाएं। ये बोलते हैं ना कभी-कभी, देखिए जैसे हमारे प्रधानाध्यापक जो हमारे प्रधानाचार्य हुए, जो वहाँ के मेन हेड है, वो कभी-कभी जैसे बोल दिए कोई स्टाफ में कोई प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे? सभी टीचरों को यहाँ बुलाएँ। यहाँ सभी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ़ एक हिंदी टीचर की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे बुलाएँ शब्द का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा बुलाया। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, ठीक है? तो तीसरे खंड में त्रुटि है। तीसरा खंड आपका तीसरे ही ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बुलाए नहीं होगा। हिंदी अध्यापक को क्या किया? बुलाया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, मति धन उदय आपको एक शब्द है उसका संधि विच्छेद करके दिया है।
आपको ये बताना है कि इसका संधि शब्द क्या होगा। संधि शब्द मतलब इसको जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं आपका, मत्युदय, ऑप्शन बी मत्युदय, ऑप्शन सी मृत्युदय, ऑप्शन डी मृत्युदय। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हमको संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि विच्छेद करके दिया है मत ईंधन उदय। इसका सही संधि शब्द हो जाएगा, देखिए जो संधि शब्द इसका बनेगा मत्युदय। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई है, ये क्या है, यहाँ पे ई के बाद उ, ये है ना, तो ई और यू मिलकर क्या बन जाएंगे, या क्या हो जाएगा, मत्यु, ता आधा हो जाएगा और ई और उ मिलकर या बना देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मत्युदय। तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी संधि, ये भी देख लीजिए, ये यड़ संधि। मैंने आपको कई बार बताया है कि यड़ संधि में बीच में आपको आधे शब्द देखने को मिलेंगे, आधे। देखिए ये आधा अच्छा देखने को मिला ना, ये ता आधा है ना यहाँ पे, यड़ संधि है। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी मत्युदय, इसका संधि शब्द क्या बनेगा, मत्युदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए आपको एक शब्द दिया गया है द्रुत, इसका विलोम बताना है। ऑप्शन है आपके जड़, अद्वैत, मंथर, वेग। चलिए आंसर देंगे आप सभी लोग अपने अपने। देखेंगे इसका आंसर। देखिए पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। द्रुत, इसका अर्थ होता है तेज, जो शीघ्र काम करते हैं, तेज। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मंथर, जो धीमा हो। मंथर इसका अर्थ होता है धीमा, द्रुत इसका अर्थ होता है तेज। चलिए बाकी ऑप्शन के भी हम विपरीत देख लेंगे। जड़ इसका हो जाता है चेतन, द्वैत, अद्वैत इसका हो जाएगा द्वैत, वेग इसका हो जाएगा अवेग। चलिए ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन को भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दिया है, कथा के बैगन। इस मुहावरे का आपको अर्थ व्यक्त करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 मन गढ़ंत बातें, ऑप्शन नंबर 2 असंभव वस्तु, ऑप्शन नंबर 3 कृपण व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 केवल दूसरों के लिए उपदेश। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखेंगे इसका आंसर, कथा के बैगन। देखिए नॉर्मली उसमें अगर मैं एग्जांपल देके आप लोग को समझाऊं तो कथा के बैगन अर्थात जब हम कथा में जाते हैं और वहां पे ऐसे कोई भी वस्तु है या कुछ भी है तो वो हमारे लिए नहीं है, वो तो हमेशा दूसरों के लिए होती है ना। तो इस मुहावरे का अर्थ भी यही है कि जो कथा में जो भी हमें उपदेश या जो भी बातें हमें समझाई जाती हैं वो सिर्फ दूसरों के लिए ही व्यक्ति बोलता है, उसको अपने जीवन में अमल नहीं करता, वो बस दूसरों को ही उपदेश देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश, उसको खुद की जिंदगी में अमल ना करना। तो कथा के बैगन का अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। देखिए इतना बड़ा वाक्य है कि वह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है। वाक्य इतना बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपको एक सार्थक शब्द देना है, इतना छोटा सा। देखिए ऑप्शन है आपके किवदंती, कूप मंडूक, कपोल कल्पित, किंकर्तव्य। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले वाक्य को फिर से पढ़ेंगे। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसके लिए जो सार्थक शब्द बनेगा वो बनेगा किवदंती।
ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है, इसको भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द ढूंढना है। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है? डैश 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 से गहने बनते हैं। किससे? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 टीन, ऑप्शन नंबर 2 सोना, ऑप्शन नंबर 3 सोने, ऑप्शन नंबर 4 लोहे। किस चीज से गहना बनता है? चलिए देखेंगे इसका आंसर। आप गहने किस चीज़ के बनवाते हैं? सोने के, चांदी के? बस नॉर्मली ज़्यादातर यही चलता है, सोना और चांदी है। जो जब भी हम आभूषण बनवाते हैं, तो हम ज़्यादातर सोने और चांदी का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गहने बनते हैं, तो यहाँ पे हम सोना नहीं लिख सकते कि सोना से गहने बनते हैं, नहीं। यहाँ पे जो सभी बहुवचन है, तो यहाँ पे ये भी आएगा कि बहुवचन सोने, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे गहने बनते हैं? सोने से गहने बनते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है आपके गहरी नींद आना, ऑप्शन 2 झपकी आना, ऑप्शन 3 आंख में दर्द होना, ऑप्शन 4 गले पड़ना। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। आँख लगना, जैसे कभी-कभी होता है आप नॉर्मली लेटे हो आँख बंद करके, तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है जब थोड़ी-सी आपको झपकी लग जाती है, जैसे कोई आके उठा दिया, बोलते हैं ना सो रहे हो क्या? तो इंसान क्या बोलता है, नहीं सो नहीं रहे थे, बस थोड़ी-सी आँख लग गई थी। आँख लगने का मतलब कोई बीमारी या फिर कोई ये सब होना नहीं होता है। ये होता है कि थोड़ी-सी आँख लग गई थी अर्थात थोड़ी झपकी लग गई थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? झपकी आना, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, झपकी आना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। वाक्य क्या है? स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। फिर बताइए कौन से भाग में त्रुटि है और अथवा नहीं भी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और अगर है तो वो आप बताइए और अगर नहीं है तो ये आप बताइए कि कोई भी त्रुटि नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखिएगा, ठीक है? आंसर दीजिए आप लोग अपने-अपने। देखेंगे इसका आंसर। वाक्य क्या है? स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। क्या आपको ये सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है आपको? जैसे कभी-कभी होता है जब हमारा कोई जाता है तो मुझसे क्या बोलते हैं, से गया और वो किसी एक को भी फ़ोन कर दिया घर में। तो जब कोई पूछता है कि हाँ, उसने फ़ोन किया वहाँ पहुँच तो उसने बोलते नहीं, उसने फ़ोन कर दिया। क्या बोलते हैं? कि वह स्टेशन पर पहुँचते ही ये लोग स्टेशन पहुँचते ही उसने तो फ़ोन कर दिया था, अर्थात उसने तो बता दिया था ना आपको। तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ जो त्रुटि वाला भाग है, वह आपका वह है, यहाँ पे होगा उसने। स्टेशन पहुँचकर किसने फ़ोन किया था? तो स्टेशन पहुँचकर उसने फ़ोन कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 वह यही आपका गलत लिखा हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द व्यंजन संधि का है? ऑप्शन है आपके स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। चलिए, आंसर देंगे आप लोग अपना। देखेंगे इसका आंसर। देखिए, ये जो स्वागत, सरोवर, सरोज, ये तीनों स्वर संधि हैं। ये स्वर संधि हैं। ये जो आपका लिखा है ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास, उत, धन, श्वास, ठीक है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस उतधन श्वास यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास यही आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर होगा। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। देखिए यहाँ पे जो सद्भाव लिखा हुआ है
इसका रेखांकित शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 स्वभाव, ऑप्शन नंबर 2 गुस्सा, ऑप्शन नंबर 3 दुर्भाव, ऑप्शन नंबर 4 क्षम्य। चलिए, आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले आप लोग सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या होता है? सद्भाव का मतलब ये है कि अच्छा भाव। जिस इंसान के मन में अच्छा भाव हो, अच्छा इंसान हो, अच्छा व्यक्ति हो, उसकी सोच अच्छी हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, सद्भाव अर्थात अच्छी भावना रखने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्भाव, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सद्भाव का विलोम दुर्भाव होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक प्रश्न दिया है, उसमें रिक्त स्थान छोड़ा गया है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त शब्द बताना है। तीनों डैश 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 के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके भुवनों, धरती, आकाशों, भवनों। चलिए, आंसर देंगे आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तीनों, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? भवन। क्या कोई तीनों भवनों के भवन अर्थात घर, तीनों घर के स्वामी को क्या हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं? नहीं। आकाश, ये तो तीनों आकाश में तो आएगा नहीं, आकाश जब आकाश की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही चीज है। धरती, ये भी नहीं। भुवन अर्थात तीनों लोक, जो तीनों लोक के स्वामी होते हैं, उन्हें हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको एक वाक्य दिया है, इसके लिए एक शब्द बताना है। वाक्य क्या है? गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला। समरूप अर्थात समान रूप से मूल्यांकन करने वाला। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर 4 समीक्षक। चलिए, आंसर दीजिए आप लोग। देखेंगे इसका आंसर। प्रश्न क्या है? गुण दोष का समान रूप से मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द। देखिए, जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासु का अर्थ होता है जो किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला, ये नहीं होगा। शास्त्रज्ञ अर्थात शास्त्रों को जानने वाला, ये भी नहीं होगा। ज्योतिषी अर्थात ज्योतिष विद्या जानने वाला, ये भी नहीं होगा। का हो जाएगा समीक्षक, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, समीक्षक। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को हम समीक्षक कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए, आपको एक वाक्य दिया है, वाक्य को देखेंगे क्या लिखा है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो यहाँ पे रेखांकित खंड कहाँ पे है? मेरे लिए। आपको ये बताना है, मेरे लिए। आपको बताना है कि जो मेरे लिए लिखा है, ये जो रेखांकित खंड है, तो इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता अगर यदि है, तो आप लोग सबसे उपयुक्त शब्द को चुनेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जवाब देंगे। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 मेरे के लिए, ऑप्शन नंबर 3 मेरे को, ऑप्शन नंबर 4 मुझे। चलिए, आंसर देंगे आप लोग अपना फटाफट। चलिए, बताएंगे इसका आंसर। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले तो आपने जो ऊपर इतना ये और ये लिखा है, ये तो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य क्या है? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो इसमें आप लोग को कहाँ त्रुटि नजर आ रही है, बताइए।
जैसे किसी के भी हो, किसी घर वाले हो, किसी के भाई हो या बहन जो भी हो, अगर आप कोई गिफ्ट देता है या आपके लिए कुछ ले आते हैं, तो आप अगर किसी से बताते हो तो क्या बोलते हो? कि मेरे भाई या बहन या मेरे पिताजी या माताजी किसी ने भी मेरे लिए ये चीज़ जो भी लाए हों, वो चीज़ आप जोड़ के बोलेंगे कि लाए हैं। तो यहाँ पे जो मेरे लिए यूज़ हुआ है, ये एकदम सही यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो रेखांकित खंड है, इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रश्न है, उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनगमन में कौन-सा समास है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। चलिए, जब भी समास आता है, तो उसमें जितने भी ऑप्शन रहते हैं, उस ऑप्शन के ज़रिए मैं आपको समास को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे अब बताएँगे कौन से समास है इसमें? देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हमारे करने का तरीका क्या होता है कि हम इसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करेंगे। वन को गमन अर्थात वन को जाने वाला, गमन का अर्थ क्या है? जो जाता है, गमन, गया। जो वन को जाने वाला होता है, वन गमन। तो ऑप्शन में देखिए कौन-कौन सा समास दिया है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें ये है कि आपको तीसरा अर्थ देगा। यहाँ पे ना पहला अर्थ प्रधान होगा, ना दूसरा प्रधान होगा। इसमें हमेशा तीसरा ही शब्द आपका प्रधानता मिलेगी, तीसरे शब्द की प्रधानता रहेगी। ये तो नहीं होगा। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, तो क्या यहाँ आपको संख्या दिख रही है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है, उसमें बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आता है। तो कारक विभक्ति तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, कारक विभक्ति चिन्ह के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। तो यहाँ पे आपको कारक विभक्ति आया है ना, कौन-सा कारक विभक्ति चिन्ह आया है यहाँ पे? ये जो आया है, ये कौन-सा है? कर्म कारक। कौन-सा है? कर्म कारक विभक्ति चिन्ह आया है। तो ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास इसमें क्या है विशेषता बताई जाती है। तो इसमें क्या होता है विशेषण और विशेष अर्थात विशेषण विशेषता बताई जाती है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाह्नवी शब्द का पर्याय है। ऑप्शन है आपके कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। चलिए आंसर देंगे आप लोग। देखिए विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। इसको याद किया जाता है कि कौन से किसका पर्यायवाची है, किस चीज का विलोम क्या हो सकता है, वाक्यांश है तो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। देखेंगे इसका आंसर। जाह्नवी ये गंगा का होता है। ये ऑप्शन नंबर डी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गंगा का पर्यायवाची होता है। गंगा, त्रिपथगा, मंदाकिनी, जाह्नवी ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? यहाँ पे आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है आपके निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपने। देखेंगे इसका आंसर। देखिए ऑप्शन ए में क्या है निशिदिन। तो यहाँ पे जो निशिदिन अर्थात रोज, प्रत्येक दिन। यहाँ पे अव्ययी भाव समास है क्योंकि यहाँ पे जो निसी है, ये आपका अवयव शब्द है, ठीक है? ऑप्शन बी त्रिभुवन, ये भी नहीं होगा। इसका जो विग्रह करेंगे तो ये बनेगा 3 भुवन, ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पे ना पहले वाक्य की प्रधानता है ना दूसरे की। यहाँ पे तीसरा अर्थ दे रहा है ना आपको, आप इसका विग्रह करिए क्या हो जाएगा? नीला है जिसका कंठ अर्थात कौन? भगवान शिव। यहाँ पे तीसरा अर्थ दे रहा है ना भगवान शिव का। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? पुरुष सिंह, सिंह अर्थात शेर, शेर सिंह शेर अर्थात शेर के समान पुरुष। तो यहाँ पे जो पुरुष की जो है विशेषता बताई जा रही है ना कि वो शेर के समान है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग-अलग प्रकार से देखिए प्रश्न को पढ़िएगा क्या लिखा है? शब्द एक ही है। देखिए, क्या लिखा है? एक शब्द, शब्द एक ही है लेकिन वो 4 अलग-अलग प्रकार से लिखा गया है। तो जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, देखिए खुद ही बोल रहा है कि उसमें सिर्फ़ एक ही सही ढंग से लिखा गया है और आपको वही वाला चूज़ करना है, उसी की वर्तनी बतानी है। देख ही रहे हैं आप लोग कि सब में एक ही शब्द लिखा है, तो आप लोग बता दीजिए क्यों कौन-सा सही है वर्तनी की दृष्टि से? देखेंगे इसका आंसर। शब्द क्या है? मातृहीन, मातृहीन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द आपको दिया गया था 4 अलग तरीके से, तो ये जो मातृहीन शब्द है, यही आपको 4 ऑप्शन में दिया था 4 प्रकार से, तो इसमें मातृहीन ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 में जैसे लिखा है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए अपूर्व, ऑप्शन नंबर बी सामान्य, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक, ऑप्शन नंबर डी साधारण। चलेंगे आंसर देंगे आप लोग। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन आएगा। देखेंगे इसका आंसर। देखिए अनुपम अर्थात जिसकी उपमा ना दी जा सके मतलब वो इतना अलग है, इतना अच्छा मतलब इतना यूनिक वो इंसान है कि आप उसकी उपमा किसी से नहीं दे सकते। वो अनुपम है, मतलब उसकी उपमा ही ना दी जा सके, अर्थात जिसका हम किसी दूसरे से मेल ना खा सके, वो ऐसा इंसान है सबसे अलग। तो यहाँ पे जो अनुपम है इसका पर्यायवाची हो जाएगा अपूर्व। इसका भी अर्थ मिलता-जुलता यही होता है कि जो पहले ना हुआ हो और अनुपम अर्थात जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जो पहले ना हुआ हो, ठीक है? तो यही इसका समानार्थी होगा। सामान्य और साधारण ये दोनों आपस में समानार्थी हैं। अनावश्यक तो नहीं होगा भाई, अनावश्यक कोई चीज़ फालतू थोड़ी होती है। देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशेषण और विशेष के योग से कौन-सा समास बनता है? ये मैंने आपको हज़ार बार अगर मैंने अभी तक 100 क्वेश्चन भी कराए होंगे, तो मैंने 100 क्वेश्चन में ही आपको ये ज़रूर बताया होगा कि विशेषण और विशेष में के योग से कौन-सा समास बनता है? आंसर देंगे आप लोग? देखेंगे इसका आंसर। देखिए विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दिगु जिसका पहला पद संख्यावाची होता है द्वंद्व जिसके बीच में डैश चिन्ह आएगा और अथवा या और इसमें दोनों शब्द ही आपस में प्रधान शब्द होते हैं ठीक है तत्पुरुष जिसमें बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आती है ठीक है तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लास कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इस बात को भी आप लोग ज़रूर बताया करिए। और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।